नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું 11મું ચેપ્ટર છે એક યાત્રા यह भी कहानी समझता था। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 11મા ચેપ્ટરની અંદર આપણે અગાઉ બે વિડિયો લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે, એટલે કે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2। આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ જે કહાની છે તેની આપણે સમાપન એ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 46 ઉપર આપણે છેલ્લે વાત કરતા હતા કે ભાઈ આ જે કહાનીનો જે નાયક છે અથવા તો આનો જે મુખ્ય પાત્ર જે મોહન છે એ લેખક સાથે એ વાતચીત કરી રહ્યો છે, ત્યારે ખરા અર્થની અંદર એ લેખક ये जो अपरिचित यानी कि ये जो संकट में आई हुई जो लड़की के साथ विवाह कर लेता है और उसके जीवन की जो आप बीती लेखक को सुनाते हैं, तब लेखक उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि मोहन, वास्तव में तुम बहुत बड़े इंसान हो। यानी कि बड़े बड़े लोग तो नारी हित की बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो नारी हित के लिए, नारी की रक्षा के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अपने भाषण देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और उसके बारे में लेख भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, पर उनको अपने व्यवहार में या तो अपने आचरण में कोई नहीं उतारता। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। यानी कि लेखक मोहन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भाई तूने तो बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही सरलता से एक संकट में फंसी हुई, यानी कि एक दुर्दशाग्रस्त जो युवती थी उनका जीवन तो बचा लिया, साथ ही उसे तुमने अपने जीवन में उनके साथ शादी करके या तो विवाह करके उसे सम्मान पूर्वक का स्थान भी दे दिया। तो इसी प्रकार लेखक मोहन की प्रशंसा करते हैं और हकीकत में यानी कि वास्तविकता में मोहन ने ऐसा एक महान कार्य किया भी था। तो इसी प्रकार अंत में यहाँ से ये जो कहानी को क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो आगे कहते हैं, बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मोहन लेखक को कहता है, बाबूजी, इस कार्य से हमें बहुत एक प्रकार संतोष या तो सुख की अनुभूति हुई और मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उभारती ही रहती। यानी कि मोहन कहता है कि मैंने तो एक बार इस युवती का उद्धार किया, लेकिन वह तो अब मेरे जीवन में आकर मेरी पत्नी बनकर मुझे बार बार उबारने का कार्य करती, यानी कि बचाती रहती। उबारना यानी कि बचाना। दोस्तों, शब्दार्थ लिखे थे जो उबारना, यहाँ पर बचाना। मोहन कहता है कि वह तो बार बार मुझे बचाने का कार्य करती, यानी कि मेरे जीवन में वह अपने ये सुख दुख की साथी बनकर वह रह गई है। मोहन की यह कहानी हम ऊपर छा गई और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। यानी कि मोहन के जीवन की जो ये कहानी थी, उनके जीवन की ये जो आप बीती थी, यानी कि मोहन के जीवन में जो ये इसी प्रकार की एक दुखद यानी कि एक कठिन जो मुश्किल भरी घटना घटी थी, वह कहानी
लेखक को साह जाती है, यानी कि लेखक से आ कहानी थी, लेखक ऊपर कहानी ना कारणे लेखकना मानस ऊपर आखी कहानी छे ए मोहनનું जीवन છે આખું સવાઈ જાય છે। અને लेखक કહે છે કે हमारे मन में वह कितना बड़ा हो, यानी कि लेखकना मनની અંદર मोहन से एक खरेखर महान व्यक्ति तरीके इन्हें जोए से, बड़ा इंसान तरीके से मोहन को लेखक देखने लगता है और कहते हैं कि हमारे जीवन में मन में वह कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गए। इतने में लेखक अब वापस अपने शहर या तो अपने घर जा रहे हैं, इसलिए वह गाड़ी में जाने की उनकी जो प्रतीक्षा थी और गाड़ी का समय अब हो गया था और मोहन हमें लेकर स्टेशन तक पहुंचाने अपनी ऑटो लेकर ये आने वाला था और वहाँ पर आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट लेने लगा और उसी प्रकार के जो मोहन ने जो लेखक दंपति को शहर में घुमाया, इसके परिणाम स्वरूप उसकी जो मेहनताना यानी कि उसकी जो मेहनत का उसका जो रिक्शा का किराया है, जो भाड़ा है, उसके लिए उन्हें 500 रुपये का नोट लेखक उस युवक को यानी कि मोहन को देने लगता है। तब वह बोलता है, क्या कहता है, रहने दीजिए बाबूजी। तब मोहन कहता है कि रहने दीजिए बाबूजी, मुझे पैसा नहीं चाहिए और अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हो। तब लेखक उसे कहता है कि भाई ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, यानी कि ये मेहनत का, यानी कि मैं कोई दक्षिणा यानी कि दान मैं थोड़ा दे रहा हूँ। जो पारिश्रमिक यानी कि वो मेहनत की कमाई, पारिश्रमिक यानी कि मेहनत की कमाई। तब लेखक उसे कहता है भाई मैं दान थोड़े ही दे रहा हूँ, तो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, तुम्हारा ये पारिश्रमिक फल है। तो बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। तब मोहन भावुक होकर यानी कि वह भाव विभोर होकर कहता है लेखक को कि बाबूजी मैंने अपने जीवन में माता पिता यानी कि माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए, अर्थात आप जब से मुझे मिले हैं तब से यानी कि कल से ही मुझे जीवन में ऐसा लग रहा है कि मुझे वास्तव में मेरे अपने जो माता पिता है, मेरे अपने जन्मदाता जो माँ बाप है वो मिल गया। इसी प्रकार का मुझे आपसे मिलकर एहसास होता है। इसलिए वह कहता है कि इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। अर्थात मोहन कहता है कि भाई जो जिस अनाथ व्यक्ति हो उसे जब अपने माँ बाप मिल जाते हैं तब उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के कितने भी पैसे हो, कितने भी धन हो, इसके आगे माँ बाप का मोल कभी कम नहीं हो सकता। यानी कि वह कहते हैं कि मुझे माँ बाप मिल गए इसलिए इस सुख के आगे मुझे कुछ भी मोल नहीं। यानी कि ये पैसा जो आप मुझे दे रहे हैं, इस पैसे का मेरे लिए आपसे अतिरिक्त मेरे लिए कोई मोल नहीं है, मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। पैसा तो मैं और लोगों से भी कमा लेता हूँ, यानी कि पैसा तो मैं अन्य જે મુસાફરો છે, अन्य જે લોકો છે એમની પાસેથી પણ હું પૈસા તો કમાઈ લઉં છું, પણ હકીકતમાં મને તમારી પાસેથી ખરા અર્થની અંદર એ માતા પિતાનો પ્રેમ મને પ્રાપ્ત થયો છે। એટલા માટે મોહન એ લેખક પાસેથી પૈસા લેવાનો એ ઇનકાર કરતો હોય, પૈસા લેવાનું એમનું મન ન હોય એ પ્રકારની વાત એ મોહન લેખકને કરે છે। फिर बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, क्या कहता है लेखक के बेटे मारू तो विचार, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। क्या कहता है लेखक कि भाई मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुझे पैसा न देकर एक पिता के तौर पर मैं बेटे का शोषण
कैसे कर सकता हूँ, यानी कि एक पिता कभी भी अपने पुत्र का शोषण नहीं करता। इसलिए कि भी मेरी भी तो सोचो, मैं एक बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तो लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। लेकिन ये 500 रुपया देखकर मोहन कहता है कि भाई बाबूजी ये तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं इतना पैसा लूंगा तो पिताजी का पुत्र की ओर से शोषण हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोनों तरफ से लेखक और मोहन एक प्रकार की निकट की आत्मीयता का संबंध जुड़ गया है, ऐसा इस संवाद से हमें प्रतीत होता है, तो ज्ञात होता है। तो यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। એવું કહીને આ મોહન છે 500ની નોટ છે એ વાપસ લે, એટલે કે પાછી લઈને 300 રૂપિયા છે એમાંથી પાછા આપવા લાગે છે। फिर बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, અને પછી એવું કહે છે કે બાબુજી મને એટલો પરાયા એટલે કે અલગ, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે પારકો, મને એટલો તમે જુદો અલગ અથવા તો મને એટલો પારકો તમે ना समझो बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। और साथ साथ वह कहते हैं कि आप अगली बार फिर जब भी ग्वालियर आइएगा तब मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको घुमाने के लिए, आपको मिलने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। इसी प्रकार वह लेखक को कहता है। और मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, और साथ में कहते हैं कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट के लिए, यानी कि मेरा संपर्क करने के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, वह तो आपके पास है। लेकिन मेरी एक शर्त है। बाद में लेखक कहता है कि भाई उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो लेखक कहता है, सॉरी मोहन कहता है, वह क्या बाबूजी? कि भाई आपकी ये शर्त कौन सी है, मुझे बताइए। तो ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेगी। और साथ में कहते कि ये जो 500 रुपया मैं तुम्हें किराए का, जो ऑटो के किराए का दे रहा हूँ, वह तुम्हें लेना ही पड़ेगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, और उसने जो ये 300 रुपये थे वह अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, एक कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। और साथ में वह कहते हैं कि भाई आपने ये कैसी शर्त मेरे साथ रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, फिर थोड़ा समय पसी मोहन से कैसे, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, यानी कि बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? फिर क्या कहता है कि भाई मैं आपको कभी कभी फोन करता रहूँ, यानी कि हूँ તમને ક્યારેક ક્યારેક ફોન કરતો રહું, કારણ કે તમારા ફોન નંબર છે મારા મોબાઈલની અંદર આવી ગયા છે। तो लेखक कहता है, हाँ हाँ भाई शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। શું કહે છે લેખક? હા ભાઈ આરામથી, કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર, ડર વગર, મને પણ એ ખૂબ ગમશે, अच्छा लगेगा। लेकिन इसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेकिन मोहन कहता है कि मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं, 2 दिन तक मैंने उनको घुमाया फिराया, पर उसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो लेखक कहता है, मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। इसी प्रकार लेखक अपना खुद का नाम मोहन को क्या बताता है दोस्तों? सत्यकेतु, यानी कि मैं सत्यकेतु है, और वह यानी कि लेखक की जो पत्नी है जिसका नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपना अपने लिए हमें निहारता रहा। अर्थात जब हम उनसे, ये युवक से, मोहन से, जब हम विदा ले रहे थे, हम स्टेशन से अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था, उसी समय वह जो मोहन था वह, उसकी आंखों से हमें न जाने इतना वह गहराई से, अपनी इतनी नज़दीकिया से, यानी कि हम दोनों के बीच वास्तव में एक दूसरे के बीच जो पिता पुत्र का प्रेम हो, अपनेपन का भाव हो, इसी प्रकार वह मुझे निहारता रहा, यानी कि देखता रहा।
तो इसी प्रकार ये जो लेखक और मोहन का जो जब मिलन हुआ था, पहली बार मुलाकात हुई थी, और अंत में जब उनके दोनों को ये बिछुड़ना पड़ता है, यानी कि अलग होना पड़ता है, तभी ये जो कहानी का आरंभ से अंत तक दोस्तों एक शिक्षित जो युवक है, जो अपनी ईमानदारी से, अपनी त्याग और समर्पणता से, या तो अपनी एक नारी या तो स्त्री की सम्मान की रक्षा के लिए वह अपने जीवन के यानी कि अपने खुद को संकट में डालकर अपना जीवन को दांव पर लगाकर वह एक खरे अर्थ में नारी सम्मान की रक्षा करने वाला एक युवक बाद में लेखक के मन में, लेखक के हृदय में एक बड़ा, एक महान व्यक्ति होने की अपनी एक अमिट छाप वह खड़ी कर सकता है, और साथ साथ उसे एक प्रकार से अपनेपन का जो एहसास होने लगता है, और बाद में उनके साथ एक जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वह गहराई के साथ जुड़ जाता है, और अंत में जाते वक्त पर भी वह अपनेपन का दोनों के बीच एहसास होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों एक इस सुंदर कहानी का जो ये अंत यहाँ पर होता है। तो दोस्तों मूलतः ये कहानी को हमने 3 भाग में बांटकर उसे क्रमशः पढ़ने का प्रयास किया। तो मूलतः इस कहानी में एक शिक्षित युवक के माध्यम से जो आज के आधुनिक युग में नारी सम्मान, स्त्री रक्षा या तो नारी की सुरक्षा का जो मुद्दा है हमारे देश में या तो पूरे विश्व में एक बड़े समस्या की एक जटिल समस्या का स्वरूप ले रहा है, उसी वक्त ये जो कहानी है जिसमें मोहन के चरित्र के माध्यम से हमें कुछ न कुछ प्रकार की प्रेरणा सही अर्थ में मोहन के माध्यम से दोस्तों मिल पाएगी, ताकि हम भी हमारे समाज में नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए कुछ इसी प्रकार का कार्य करें, ताकि नारी का सम्मान भी हमारे देश में यानी कि संसार में एक गौरवपूर्ण तरीके से रहे, और साथ ही हमारा समाज में नारी की जो महत्ता है, उसका जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, और इसी प्रकार समाज का एक सुंदर नारी और पुरुष यानी कि इस समाज में जो नारी और पुरुष दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रक्षा करते हुए एक दूसरे के आपस में मिलजुल कर रहने का एक प्रयास, और उसका जो शोषण है, उसका जो हनन है, उसके खिलाफ समाज में मोहन जैसे कई युवक आज भी विद्यमान हैं, और नारी की सुरक्षा सम्मान के लिए आज भी वह आगे बढ़कर वह अपना कार्य करता रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने इस कहानी में नारी सम्मान, नारी रक्षण का एक सुंदर उपदेश यानी कि उद्देश्य के साथ ही लिखी गई कहानी में बहुत कुछ ये जानने के लिए मिलता है। उसमें से हम प्रेरणा पाकर समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए, नारी सम्मान के लिए हम भी ऐसे कुछ महान कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो 11वां प्रकरण है जिसे हम पूर्ण करते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो हमें कुछ स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके हम यहाँ पर मौखिक तरीके से संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। तो મિત્રો જોઈએ આપણે અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે, એક એક વાક્યની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ જેની આપણે મૌખિક રીતે ટૂંકમાં અહીંયા ચર્ચા કરીએ। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, પાઠ્યપુસ્તક પણ તમારી સાથે રાખજો, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ પ્રશ્ન છે આપણને શું કહેવા માંગે છે, એનો જવાબ છે કઈ રીતે આપી શકાય। પહેલા સવાલ है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा?
दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देना है कि भाई हम बता सकते हैं कि लेखक को एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। ऐसा एक गुण में, यानी कि एक मार्क्स में एक वाक्य में इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप सरलता से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर दूसरा सवाल है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? यानी कि लेखक के न कहने पर, એટલે કે લેખકે કહ્યું ન હતું છતાં પણ પેલો रिक्शावाળો ऑटोवाला इसका इंतजार क्यों करने लगा? तो हम कह सकते हैं कि भाई लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला लेखक का इंतजार इसलिए करने लगा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। यानी कि वह उसे लेकर होटल तक भी उसे पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह इनकी जो प्रतीक्षा यानी कि उसकी जो राह देखकर वह खड़ा रहता है। तीसरा सवाल है, लड़की ने मोहन से झिझियाते हुए क्या कहा? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई लड़की ने मोहन को झिझियाते हुए यानी कि घबराहट से, डर के साथ, भयभीत होकर, हमने जो शब्दार्थ लिखा था समझते झिझियाना यानी कि घबरा जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना, यानी कि हम कह सकते लड़की ने मोहन से झिझियाते हुए कहा कि मोहन मुझे बचा लो। केवल इतना ही आपको उत्तर देना है। लड़की कहती है कि मोहन मुझे बचा लो। फिर चौथा सवाल है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो हम कह सकते हैं कि मोहन लड़की से विवाह करने इसलिए तैयार हो गया कि लड़की सुंदर थी, परिचित थी और साथ साथ शादी न करे तो उनकी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए मोहन लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर पांचवा सवाल, थानेदार की क्या विशेषता थी? दोस्तों जो ये थानेदार पुलिस स्टेशन में कि जिन्होंने मोहन और युवती की शादी करवाने के लिए सहायता की, मदद की, तो इसकी क्या विशेषता थी? तो हम कह सकते हैं कि भाई थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उनकी कविता संवेदनाओं से भरी हुई थी और साथ साथ वह कवि सम्मेलन में जाकर अपनी संवेदनशील कविताएं भी सुनाता था। तो इसी प्रकार हम उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया? तो हम कह सकते हैं कि भाई मोहन ने ज्यादा पैसा लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसे से भी बढ़कर था, इसलिए उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखक ने ऑटो वालों की बात को स्वीकृति क्यों दी? जो हम पाठ में पढ़ चुके हैं यहाँ का, यानी कि हम यहाँ जो टुके प्रश्न यानी कि जो संक्षिप्त प्रश्न है उसके बारे में चर्चा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है विस्तार पूर्वक, जो हमने कहानी पढ़ी है उसमें से हम इसे भावार्थ अच्छी तरह से हम समझ चुके, इसमें से लिख सकते हैं, जो करीबन 5 या 6 वाक्यों में विस्तार पूर्वक से उसका जवाब देना है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विधान किसने, किससे और क्यों कहा? प्रश्न नंबर 2 वाक्यનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે સવિસ્તર, એ આપણે અહીંયા એ પાઠની અંદર આપણે ચર્ચા કરી છે, કોઈનો કોઈ પ્રકારે એનો ઉત્તર છે એમાંથી આપણે મેળવી ચૂક્યા છે, પરંતુ અહીંયા આપણે ટૂંકા પ્રશ્નોને મહત્વ આપી। તો અહીંયા ચોથો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત વિધાન किसने, किससे और क्यों कहा? એટલે કે આ નીચેના વિધાનો કોણ બોલે છે, કોને કહે છે અને શા માટે કહે છે? तो इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो हम कह सकते हैं कि मोहन ने यह विधान थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर भी थी, परिचित भी थी और हम कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी खतरे में थी।
बाद में दूसरा सवाल, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है, तो यह विधान लेखक मोहन से कहता है, क्योंकि थानेदार ने मोहन और युवती की शादी के लिए मदद की, सहायता की, इसलिए लेखक कहते हैं कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा, हमने समझा था, देवदूत मिल ही जाता है। फिर तीसरा सवाल, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, कि भाई मैंने तमे बीजो इतनो अलग जुदो ना गणो बाबूजी। तो हम कहते हैं मोहन ने यह विधान बाबूजी से कहा, क्योंकि मोहन को आग्रह कर वह पारिश्रमिक यानी कि 500 रुपये उन्हें लेखक दे रहे थे, इसलिए मोहन ने कहा कि मुझे तुम अपना इतना पराया ना समझो। फिर पांचवा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 विधान दिए गए हैं, उसमें से जो विधान उनके साथ लागू किया जाए उसके बारे में हमको लिखना है। तो सवाल है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया, क्यों? तो हम कह सकते हैं अब कि भाई डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी, क्योंकि पहले जहाँ आए तो वहाँ क्लिनिक बदल दिया था, वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए हम विकल्प जो क है उसे हम लिख देते हैं कि ऑटो वालों ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। फिर दूसरा सवाल, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई, क्योंकि कोई अवांछित घटना हुई थी। कोई अवांछित घटना घटी थी, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कोई अवांछित घटना जो घटी थी। फिर तीसरा, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी की, क्योंकि कि भाई लेखक ने मोहन की बात से एक वार्ता सांभळता हो, कहानी सांभळता એવું લાગ્યું। શા માટે? तो हम कह सकते हैं लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है, कारण लेखक ने थानेदारों पर शंका થાય છે कि भाई कोई थानेदार, कोई पुलिस अधिकारी આવો હૃદયપૂર્વકનો, દયાપૂર્વકનો, પ્રેમપૂર્વકનો કદાચ કોઈ વ્યવહાર કરી શકે, એવા પ્રકારની એમના મનમાં એ શંકા થઈ, અને એટલા માટે આવું એ કહે છે। और अंतिम चौथा है, मोहन ने ज्यादा पैसा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं लिया। और बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और 7 निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने यहाँ पर जो कहानी को समझते वक्त यहाँ पर लिख दिए थे जो मुहावरे थे उसके अर्थ। तो इसी प्रकार पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, वाक्य आप कोई भी किसी प्रकार का उसके साथ जोड़कर आप बना सकते हैं। दूसरा, असमंजस में पड़ना यानी कि उलझन में पड़ना। फिर तीसरा है दामन थाम लेना यानी कि निर्णय न कर पाना, उलझन में पड़ना या निर्णय न करना, समझ असमझ। फिर दामन थाम लेना यानी कि आश्रय मिलना, जो हमने यहाँ पर लिखा था। और अंत में निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द, विरोधी शब्द दीजिए। तो वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, विलोम शब्द है। फिर प्रीति, नफरत अथवा तो अप्रीति, संतोष, असंतोष और शोषण तो पोषण। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों अपने अहींया स्वाध्यायना प्रश्नोनी चर्चा तमारी सामे व्यक्त करी, तमने टूंका प्रश्नो सरलताथी बधा समजाई गया छे। तो अहींया आपणे आ विडियो लेक्चर अने आ संपूर्ण 11मो पाठ एक यात्रा यह भी ये पूर्ण करीए छीए। साथे साथे आ पाठनुं स्टडी मटीरियल्स पण तमने आ विडियो लेक्चरनी साथे मोकलवामां आवशे, जेथी करीने जेमांथी आपणा स्वाध्यायनी अंदर अहींया आपेला तमाम प्रश्नोना जवाब ए तमारी पाकी बुकनी अंदर व्यवस्थित रीते लखी लेजो अने बाकीना विशेष प्रश्नों छे तेनुं ध्यानपूर्वक ए वांचन करी अने तमाम प्रश्नों से याद राखवानो प्रयत्न करजो।